Hello everyone, welcome to ISA Chemistry. In this video we're going to learn how to find a lone pair is stereochemically active or inactive. Well, stereochemically active lone pairs are those lone pairs which affects the or distort the shape of the molecule. Whereas stereochemically inactive lone pairs are those lone pairs which do not affect the shape of the molecule. This stereochemical activity you will going to find in the heavier periodic elements. For example, tellurium, selenium, iodine, bromine, xenon. इन सभी एलिमेंट्स में आपको ये स्टीरियोकेमिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगा. या फिर हम ये भी कह सकते हैं उन मॉलिक्यूल्स में जिनका स्टेरिक नंबर 7 या 7 से ज्यादा हो उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसलिए इनका स्टेरिक नंबर भी ज्यादा होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू. पहला एग्जांपल हम पढ़ते हैं XeF6. सो XeF6 में स्टेरिक नंबर कितना होगा? स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विच इज 8, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 6, बॉन्डेड पेयर कितने हैं? 6 है. इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास स्टेरिक नंबर 7 आ जाएगा. लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? स्टेरिक नंबर में से बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, आपके पास लोन पेयर आ जाएगा. कितने बॉन्डेड पेयर हैं? 6 हैं. तो लोन पेयर कितना आ गया? 1. हाइब्रिडाइजेशन कितना है? हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp3d3. हाइब्रिडाइजेशन ये है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री आपकी होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ओके, अब ज्योमेट्री ये है. शेप क्या होता है? शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. सो XeF6 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल बट द शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. तो समझते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा सीन हो रहा है, क्योंकि पेंटागोनल बाइपिरामिडल का जो ज्योमेट्री है उसमें 5 एटम्स तो कहाँ होंगे? प्लेन में होंगे, और 2 प्लेन के ऊपर, 1 प्लेन के नीचे. अब उस 5 में 4 फ्लोरीन है, 1 लोन पेयर है, एंड दैट लोन पेयर इज डूइंग समथिंग सो दैट द स्ट्रक्चर बिकम्स डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. चलिए समझते हैं इसको. आप रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बनाओ XeF6 के इस तरीके से, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल. फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है. इस तरीके से रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हमने बनाया. यहाँ पे है फ्लोरीन और यहाँ पे भी है फ्लोरीन, सारे जगह फ्लोरीन है. यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है. अब इसको ज्वाइन कर दो ट्रायंगुलर फेसेस बनाने के लिए. इस तरीके से इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो. तो ये आपको कॉर्नर्स दिख रहे, सॉरी ट्रायंगुलर फेसेस दिख रहे होंगे ऊपर वाली प्लेन में. ठीक है, तो जो एक लोन पेयर जीनन के पास है वो क्या करता है, इस ट्रायंगुलर, किसी एक ट्रायंगुलर फेसेस है, 4 ऊपर है 4 नीचे, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है. अब वो जो लोन पेयर है वो किसी एक ट्रायंगुलर फेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लाइक दिस. ये इस तरीके से बाहर निकलेगा इस ट्रायंगुलर फेस से. मैं इसको शेड करके दिखाता हूं तब आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा, लाइक दिस. ये देखिए, इस ट्रायंगुलर फेस से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. अब इसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है. जो XeF6 का स्ट्रक्चर है वो ये हो जाता है. रीजन भी समझेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. तो ये अब जीनन का स्ट्रक्चर अब ऐसा हो गया. यहाँ पे ये फ्लोरीन यहाँ पे है, ये फ्लोरीन यहाँ पे, ये फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, यहाँ पे, और लोन पेयर आपका कुछ इस तरीके से बाहर निकला हुआ है. नाउ जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन फील करेंगे इस लोन पेयर से, जिसकी वजह से थोड़े से वो टिल्टेड हो जाएंगे. नाउ द स्ट्रक्चर इज नॉट रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, दिस बिकम्स डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस इज हैपनिंग इन केस ऑफ xenon fluoride, hexafluoride. So answer is the greater electronegativity of the fluorine atom. Greater electronegativity of the fluorine atom क्या करता है? रिड्यूस कर देता है एनर्जी गैप बिटवीन द 5s ऑर्बिटल एंड द 5p ऑर्बिटल, ड्यू टू व्हिच 5s ऑर्बिटल acquires some p character which makes it directional and which is the favorable condition for which is the favorable condition in order to take participation in the hybridization. So directional nature in the 5s orbital leads to the participation of 5s orbital in hybridization. Therefore, it becomes active lone pair.
because it is taking part in the hybridization. And why is it taking part in the hybridization? Because of the lower energy gap between the 5s and 5p. Why the lower energy gap? Because of the electronegativity of the fluorine atom. तो यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं, explanation why this lone pair is active in case of XeF6. This is due to the greater electronegativity of fluorine atom. Due to greater electronegativity of fluorine atom. Electronegativity of fluorine atom, which reduces the energy gap between 5s and 5p, which reduces energy gap between 5s and 5p orbital, 5s and 5p orbital, and this 5s orbital acquires some directional nature. 5s acquires some p character, which makes it directional, and due to which it takes part in hybridization and becomes active lone pair. It takes part in hybridization, and becomes active. So यहाँ से कंक्लूजन क्या पता चला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपके सराउंडिंग एटम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द एनर्जी गैप बिटवीन द 5s एंड 5p. सो किस बात में डिपेंड कर रहा है? सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. तो अब हम यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालते हैं और उस रिजल्ट की मदद से आप किसी भी मॉलिक्यूल में आसानी से बता सकते हो वेदर अ लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और इनएक्टिव. तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 7 के ही कुछ ही और भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे SbCl6 है आपके पास है BiCl6 है आपके पास लाइक दिस, या फिर सेलेनियम, इसको Cl6 ही बना लो, और टेरोलियम Cl6 2-. ठीक है, अब Cl की जगह आपके पास Br भी हो सकता है. Cl एंड Br बोथ दोनों ही पॉसिबल है. ठीक है, तो इन सभी केसेस में मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, वो सभी केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा. तो SbCl6 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना होगा? स्टेरिक नंबर होगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं. बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, और 3 एक्स्ट्रा हैं, डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना आ गया? 7 आ गया. लोन पेयर कितना है? 1 है. हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? हाइब्रिडाइजेशन आपकी अगेन sp3d3. So this is the hybridization, and what is the geometry? Geometry is pentagonal bipyramidal, PBP, pentagonal bipyramidal. ये सारी स्टोरी तब होती, कहानी तब होती जब आपका लोन पेयर पार्ट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में. तो पहले तो हम चेक करते हैं कि वेदर दिस लोन पेयर इज टेकिंग पार्ट इन दी हाइब्रिडाइजेशन और नॉट. तो हमने चेक किया सराउंडिंग एटम क्या है. सराउंडिंग एटम यहाँ पे आपका क्लोरीन है, which is less electronegative. अगर ये less electronegative है तो it will not going to reduce the energy gap between the 5s and 5p as much as it was in case of fluorine. So therefore lone pair is deeply seated in the 5s orbital and will not going to take part in the hybridization. So lone pair is inactive. अगर आपका लोन पेयर इनएक्टिव है और s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, सो योर न्यू हाइब्रिडाइजेशन इज p3d3 एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज रेगुलर octahedral. सो दिस इज द आंसर. तो अगर आपसे पूछा जाए SbCl6 3- का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो वो होगा p3d3, एंड फिर उसके बाद शेप क्या होगा, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होगा. लोन पेयर एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो लोन पेयर इनएक्टिव है.
सो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी सभी के लिए भी BiCl6, SeCl6 एंड TeCl6, अगर इनके साथ Br भी लगा हुआ तो अब भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें आपको स्टेरिक नंबर 7 तो है, लेकिन वहां पे सराउंडिंग एटम भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उस केस में जो लोन पेयर है वो इनएक्टिव है। तो इस टाइप के लोन पेयर को भी इस टाइप के एग्जांपल को भी देख लेते हैं। ICl6- एंड BrF6-, ये है आपके पास। ठीक है, तो ICl6 का स्टेरिक नंबर 7 होगा, ये तो बिल्कुल सभी को क्लियर है। स्टेरिक नंबर 7 होगा, BrF6 का भी स्टेरिक नंबर क्या होगा, 7 होगा। अब ICl6 के केस में तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल नॉट गोइंग टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सो जो लोन पेयर होगा वो तो इनएक्टिव होगा, लोन पेयर इज इनएक्टिव, नो डाउट अबाउट इट, ये आपका क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अब स्टेरिक नंबर 7 है ब्रोमीन के केस में, BrF6, सराउंडिंग एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर क्या होना चाहिए, एक्टिव, बट लोन पेयर यहाँ पे क्या होता है, इनएक्टिव। लोन पेयर इज इनएक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ BrF6- लिखा हुआ है, कैटायनिक कुछ भी और नहीं लिखा है, सिर्फ BrF6- लिखा है, तो जो आपका लोन पेयर है वो इनएक्टिव होगा। ऑल्दो BrF6 के केस में जो लोन पेयर की एक्टिविटी है वो उनके कैटायनिक पार्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो स्टीरियोकेमिकल एक्टिविटी depends upon cationic part, ये cationic part पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, तो दो केस हैं। अगर आपका ये BrF6 में लिख रहा हूं, स्टेरिक नंबर 7 है, एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा। तो चेक करते हैं, अगर आपका कैटायनिक पार्ट स्मॉल है, स्मॉल कैटायनिक पार्ट, अगर कैटायनिक पार्ट स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अगर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है कैटायन का, तो वो क्या करेगा, BrF6- में से जो लोन पेयर है उसको पुल आउट करेगा, बाहर खींच लेगा, and that lone pair will not going to distort the shape of the molecule and shape becomes distorted octahedral. Whereas in case of larger cationic part, the charge density is very very less, due to which it will not going to pull out the electron from the BrF6 molecule. In that case lone pair is inactive. This is the explanation. तो अगर आपको BrF6 मिलता है और उसके साथ स्मॉल कैटायनिक पार्ट है तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग लोन पेयर एक्टिव होगा, क्योंकि स्मॉल कैटायनिक पार्ट का जो चार्ज डेंसिटी है बहुत ज्यादा है। सो चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, चार्ज डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो लोन पेयर आपका क्या होगा, एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा, बिकॉज वो उस लोन पेयर को बाहर खींच सकता है, स्मॉल कैटायनिक पार्ट। और अगर आपका कैटायनिक पार्ट लार्ज हुआ, लार्ज कैटायनिक पार्ट है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, लो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम होगी अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। तो लोन पेयर आपका क्या होगा, इनएक्टिव होगा, क्योंकि ये लोन पेयर को बाहर नहीं खींच सकता BrF6 मॉलिक्यूल से। सो दिस इज ऑल अबाउट ICl6 नेगेटिव एंड BrF6 नेगेटिव। तो स्टेरिक नंबर 7 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर स्टेरिक नंबर 7 से ज्यादा हुआ तो स्टीरियोकेमिकल एक्टिविटी क्या होने वाली है। तो अगर आपका स्टेरिक नंबर 7 से ज्यादा है तो हमेशा याद रखना, लोन पेयर इज ऑलवेज इनएक्टिव, लोन पेयर इज ऑलवेज इनएक्टिव। आपको कुछ नहीं देखना है कि सराउंडिंग एटम क्या है क्या नहीं है, लोन पेयर सिंपल क्या होगा, इनएक्टिव होगा, नथिंग एल्स। तो इसका एग्जांपल है Xzf8 एंड Xzf7। तो Xzf8 के लिए आप स्टेरिक नंबर निकालो, कितना आएगा, वैलेंस शेल में 8 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 8 हैं, 2 एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 9। अगर स्टेरिक नंबर 9 है तो आपका लोन पेयर क्या होगा, इनएक्टिव होगा, क्योंकि ये 7 से ज्यादा है। दैट्स इट। शेप और ज्योमेट्री इनकी सेम होगी, शेप और ज्योमेट्री जो होगी
इसकी सेम होगी, वो किसके बराबर होगी? अब 9 है, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए था? sp3d5 होना चाहिए था, बट लोन पेयर इनएक्टिव है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? s जो है पार्ट नहीं लेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी p3d5 हो जाएगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री है वो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अब XeF7 माइनस को चेक कर लेते हैं। XeF7 माइनस में जो स्टेरिक नंबर होगा वो कितना होगा? 8 + 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 8। लोन पेयर कितना है? 1 है, ठीक है। अगेन ये स्टेरिक नंबर 7 से ज्यादा है तो लोन पेयर इसका कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। क्या होगा? इनएक्टिव। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी? अगर होनी होती तो अगर s ऑर्बिटल पार्ट लेता तो sp3d4 होता, बट s पार्ट जो s ऑर्बिटल है वो पार्ट नहीं ले रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? p3d4 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? p3d4 में। और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर इज मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल, मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल। सो XeF7 में अगर आता है और XeF8 2 माइनस आता है तो इस तरीके से आपको डील करना है अगर स्टेरिक नंबर 7 से ज्यादा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।